Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. We start today our next chapter, that is the chapter 11, that is the force and pressure. The book of science in which we study, it include three branches of science, that is the physics, chemistry और biology. अब तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े आपके 8, 9 और 10 दे आर इन द बायोलॉजी पोर्शन, और जो 11 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, इट इज इन द फिजिक्स पोर्शन. इसमें कुछ बातें हम बात कर रहे हैं बेटा. इसमें फर्स्ट में आ रहा है आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इसका फर्स्ट पॉइंट देखना, फोर्स इज पुश और पुल. फोर्स इज एज push or pull. Okay, now second one, how are force acted? How are forces acted due to interaction, Now next third point, sorry for it. What do you mean by forces? What do you mean by forces? Okay, now next point, what are effects of force? What are effects of forces? Next number होगा बेटा, what are kinds of forces? What are kinds of forces? Actually these are the points on which we study in this lesson. And next number, how are pressure exerted by? How are pressure exerted by liquid and gas? Liquid and gas. और लास्ट पॉइंट होगा आपका, what do you mean by atmospheric pressure? What do you mean by atmospheric pressure? Atmospheric pressure. Now please try to understand every point. In our surrounding we are observing many natural things. मतलब अपन अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. उनमें से कुछ ऐसे थिंग्स होती हैं जो अपने आप चल रही होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो रुकी होती हैं. मतलब some of them are moving और some of them are stop. अब यहां पर ध्यान से देखना, मूविंग बॉडी ऑन द ग्राउंड. अब ध्यान से सुनना, जो लिविंग बॉडीज होते हैं वो अपनी एनर्जी के बल पर अपने पावर के हिसाब से खुद मूव करते रहते हैं. उनकी बात हम यहां नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं ओनली अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ऑब्जेक्ट, मशीनरीज और भी चीजें किस तरह से मूव करती है उसकी बात कर रहे हैं हम. तो हम ये बता रहे हैं कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, एक बॉल पड़ी है, फुटबॉल है, उसको आपने किक लगाया और वो थोड़ी देर तक रोलिंग करेगी ग्राउंड पर, और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होकर के और फाइनली वो कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक जाएगी. तो उस बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहां पर
इस तरह की बात आ रही कि समटाइम इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर दूसरा प्लेयर आकर फुटबॉल को अपोजिट डायरेक्शन में किक लगाता है तो वो फोर्स की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो अब अपने पास में कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, किसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप रुक जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसके लिए एक सीधा साधा आंसर होता है बेटा, दैट इज अबाउट द फोर्स। यहां पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द फोर्स। ध्यान से सुनना, लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स बट नॉन लिविंग थिंग्स नीड सम एक्शंस। मतलब लिविंग थिंग्स तो अपने हिसाब से चलते हैं, जैसा आपने देखा भी है, और वो बायोलॉजी का मैटर है। हम यहाँ पर फिजिक्स में कुछ बात कर रहे हैं बेटा, कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको चलाने के लिए, मूव करने के लिए कुछ एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है, कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग, ऐसी कुछ प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। सपोज यू हैव ए ड्रॉअर, टेबल के अंदर नीचे जो ड्रॉअर लगा होता है उसको आप ओपन कर रहे हैं, इट मींस यू आर पुलिंग समथिंग। उसको अगर आप अपना स्कूल बैग उठा रहे हैं, दैट इज द पुलिंग। और व्हेन यू क्लोज द ड्रॉअर, आपने क्या करा, पहले जो टेबल के नीचे ड्रॉअर रखा होता है, दराज होती है, उसको आप बाहर की तरफ खींच रहे हैं, इट मींस पुलिंग। उसको वापस क्लोज कर रहे हैं, दैट इज द पुशिंग। इसी तरह की सिचुएशन और भी होती है। तो सर, और यहां पर कुछ डायग्राम दे रखे हैं बुक में, आप ध्यान से देखना बेटा, पुल और पुश के दे रखे हैं। यू कैन आल्सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई द एक्शन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सिचुएशन इन अवर डेली लाइफ, दैट इज द पुश और पुल। तो ये सारे पॉइंट्स तो अपन इस लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द टॉपिक फर्स्ट, दैट इज द फोर्स। तो अभी हमने क्या देखा बेटा कि जो भी आपके पास में ड्रॉवर है, जब आप उसको बाहर की तरफ खींचते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, पुल, और जब अंदर की तरफ वापस क्लोज करते हैं, दैट इज द पुश। तो ये प्रोसेस होता है, बाहर की तरफ खींचना, अंदर की तरफ धकेलना, और यही अपन कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या तो उसको धक्का मारना पड़ेगा या अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, और ये प्रोसेस कहलाती है फोर्स। तो यहां पर आपको एक आंसर बता रहे बेटा, व्हाट इज फोर्स का आंसर। इफ एनीवन कैन आस्क टू यू, देन व्हाट यू कैन से, द पुश or pull of an object is known as force, is known as force. Please remember. और एक और बात याद रखना, फोर्स के अंदर, और फोर्स को किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, फॉरवर्ड लगा रहे हैं, बैकवर्ड लगा रहे हैं, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उसको बोलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ, द डायरेक्शन इन विच force is applied is called direction of force. Direction of force. Please remember, तो अपने दो बात यहां पर करी, फोर्स क्या होता है ये पढ़ लिया अपन ने, सेकंड नंबर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज द इंटररिएक्शन। इस सेकंड पॉइंट में लिखा है, हाउ आर फोर्स एक्टेड ड्यू टू इंटररिएक्शन। इसमें अपनी बुक में ध्यान से देखना, वहां पर दो डायग्राम बने हैं, एक मारुति वैन का है और दूसरा
टू स्टूडेंट्स का है। ध्यान से सुनना, दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, मारुति वैन खड़ी है, उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जब तक वो पर्सन कोई भी एक्शन नहीं करेगा, कुछ भी फोर्स वगैरह अप्लाई नहीं करेगा, वैन न तो आगे बढ़ेगी न पीछे आएगी। लेकिन बी वाली कंडीशन को ध्यान से देखिए, वो पर्सन उस वैन को आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, जब उस पर्सन ने जो फोर्स लगाया वो वैन के फोर्स से जब ज्यादा हो जाएगा, देन वैन कैन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब तक दोनों इक्वल रहेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन इज लेस देन और इक्वल द वेट ऑफ द वैन, देन इट कैन नॉट मूव। थोड़ा सा भी ज्यादा होगा वो आगे बढ़ जाएगा। इसमें एक बार सेकेंड नंबर कंडीशन देखिए बेटा, यहां पर टू स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और दूसरे में दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। उनके दोनों हैंड्स की डायरेक्शन देखना, फर्स्ट सी वाला जो डायग्राम है उसमें दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और डी वाले डायग्राम में दोनों एक दूसरे से दूर एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एक बार लैंग्वेज पढ़ के देख रहे हैं बेटा। ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए वैन, इन दिस सिचुएशन नो मूवमेंट इन द वैन, but if the man start pushing the van, in this situation when move in the forward direction, that is the direction of applied force। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी यहाँ पे बात करी है। In this situation when move because the man interact van, मतलब उस व्यक्ति ने वैन के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया, तब जाकर इंटर रिएक्शन हुआ, अंदर की तरफ कुछ रिएक्शन हुआ और वैन स्टार्ट हो गई। बोथ, सेकंड केस बता रहे हैं बेटा, बोथ द बॉय अपीयर टू पुश ईच अदर ड्यू टू द इंटर रिएक्शन ऑफ ईच अदर। सिमिलरली both the boys appear to pull each other due to interreaction each other. So from these example we can say the interreaction of one object with other can result in a force between two। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब आप रिएक्ट करवाओगे ना, तब उसका जो रिजल्ट होगा फाइनल, उसकी वो फोर्स कहलाएगा। अब एक बात और सुनना, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एफ। कहीं भी आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैपिटल एफ लिखिए और उसके ऊपर एरो का साइन बनाइए। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो आपको ओके, सो फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स के अंदर दो चीजें हैं, उसकी वैल्यू होती है 20, 30, 40, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, प्लस फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हमने फोर्स को क्या नाम दे दिया, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आप किसी भी चीज का अगर वजन तोलते हैं ना, वेट निकालते हैं, तो उसमें आप सिर्फ किलोग्राम लिखते हैं, 20, 30, 40, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लास्ट बात बोल रहा हूं बेटा, यूनिट देखना, SI यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन, और उसको सिंपली हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक सिस्टम होता है बेटा, उसको बोलते हैं CGS। उस CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा, यूनिट ऑफ फोर्स
दैट इज द डाइन, DYNE। ध्यान रखना SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, डाइन। और इनमें एक रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये इसको याद रखना, कहीं कहीं पर पूछा जाता है। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइमिंग, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।